हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी न्यूज़ जो अभी दिख रही है वो ये है, अयोध्या में मोदी जी जाने वाले हैं राम मंदिर का भूमि पूजन के लिए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अपने एग्जाम पर्पज से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर नज़र डालते हैं। ट्रंप ने H1B वीज़ा पर रोक लगा दी है और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा कि चीफ फॉरेन लेबर के लिए अमेरिकन को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है H1B वीज़ा के लिए। अगर हम बात करें H1B वीज़ा की, तो बेसिकली ये दिया जाता है वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो वहाँ पे जाके वर्क कर रहे होते हैं, और जो मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या अनकॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यूएस कंपनीज में अपना वर्क कर रहे होते हैं, या इंडिया की जो कंपनीज हैं वो आउटसोर्स एज आउटसोर्स वर्क कर रही होती हैं यूएस के लिए, तो वो भी जाके वहाँ पे वर्क करते हैं, तो उनको H1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पर बेसिकली रोक लगा दी है। ये सारे फैसले, इस तरीके के फैसले इस टाइम पे ट्रंप जो ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, तो वो चाहते हैं कि दोबारा से उनका टेन्योर आगे बढ़े, यानी कि वो दोबारा से चुन के आ जाए, वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो इस तरीके के हार्श बोल सकते हैं हार्श स्टेप लेके वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकन के लिए फेवर में वो सारे फैसले ले रहे हैं। वो अमेरिका, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन उन्होंने जीता था वो भी इस चीज पे ही जीता था कि लेट्स मेक इट यूएस ग्रेट अगेन। तो उसी को देखते हुए इस तरीके के हार्श फैसले ले रहे हैं वो। और आगे अगर हम देखें तो फ्रंट पेज पे एक जो बड़ी न्यूज़ ये है कि आईआरएस ऑफिसर प्रदीप सिंह, उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन में टॉप किया है, यानी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। जो लास्ट ईयर उनकी रैंक करीब 230 थी, इस बार उनकी रैंक फर्स्ट है। ये हरियाणा से हैं और काफ़ी मोटिवेट करने वाली चीज़ है ये कि ये बीटेक ग्रेजुएट थे सोनीपत से। और जो इनके जो सेकंड आए हैं वो जतिन किशोर हैं, थर्ड प्रतिभा वर्मा हैं। ये भी प्रतिभा वर्मा जी भी लास्ट ईयर सेलेक्टेड थी और इस बार ये टॉप, मतलब गर्ल्स में टॉप किया है इन्होंने। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन वाली चीज़ है कि, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, वो अच्छे से मेहनत करो और नेक्स्ट टाइम क्या पता आप सब में से ही कोई नेक्स्ट टॉपर हो। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने बोला है कि जो नॉर्मल कोऑपरेशन है, यानी कि उसको वो पॉलिटिसाइज ना करें, या ये इसलिए बोला है क्योंकि अभी रिसेंट में मैंड्रिन को जो हमारा ऑफिशियल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो सामने लेके आए हैं, उसमें मैंड्रिन को ओमिट किया हुआ है एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि उसको चूज ही नहीं किया है। तो उसको रिटेलिएट के लिए, उस डिसीजन के रिटेलिएशन में चाइना ने ये बोला है कि जो नॉर्मल कोऑपरेशन है, जो एमओयू साइंड है इंडिया और चाइनीज के बीच, चाइना के बीच, उसको जो उनके साथ नॉर्मल कोऑपरेशन है उसमें पॉलिटिसाइज ना करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो इंडियंस यानी टू इंडियंस, उनको तालिबान ने छोड़ दिया है और घर के लिए वो रवाना हो गए हैं। उन्हें जो पकड़ा था वो 2018 में पकड़ा था। तो ये खबर दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। उन्होंने बोला कि तालिबान में हमारे दो इंडियंस जो पकड़ रखे थे तालिबान ने, वो बेसिकली उनको छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, जो 2018 में किडनैप किए गए थे। हमारे इंडिया के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे एक बोल सकते हैं पीस नेगोशिएशंस पे बात की जा रही हैं, और उस मल्टी टॉक में इंडिया को बेसिकली बाहर, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, इनविटेशन नहीं दिया था कि वो पार्ट लें। लेकिन अब देखते हैं आगे किस तरीके से और चीज़ें अफगानिस्तान से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे जो रिलेशन थे वो अफगानिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे थे, तालिबान के साथ हमारे अच्छे नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि तालिबान से अगर इस तरीके के एक कोऑपरेटिव एक फेवर मिल रहा है, तो इंडिया भी कुछ इसके साथ कोऑपरेट करे और तालिबान के साथ कुछ और हमारे रिलेशन अच्छे हों। नेक्स्ट हम हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर नजर डालें, तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दी है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करें सीनियर सिटीजन्स को। यानी कि उन्होंने बोला है कि इस पेंडेमिक के टाइम पे जो आइसोलेटेड हैं या बोल सकते हैं क्वारंटीन हैं, उन इस पेंडेमिक में उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इस तरह का स्टेट्स को ऑर्डर दिया है, उन्हें डायरेक्शन दी है।
बोला जा रहा है कि बेसिकली जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें रेगुलरली पेड की जाए पेंशन्स और आइडेंटिफाई किए जाएं, और ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उनको वापस से उनके लिए चीज़ें करी जाएं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको और ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, मेडिसिन का ध्यान रखा जाए, उनके मास्क भी प्रोवाइड किए जाएं, सैनिटाइजर्स हों या अदर एसेंशियल गुड्स जो भी इस टाइम पे ज़रूरत है, उन सबको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं। ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट्स को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी के टॉपिक में, कि हम सीनियर सिटीजन्स या और भी जैसे डिसेबल्ड पर्सन्स रहे उसके लिए इंडिया क्या क्या कदम उठाते हैं, और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम लेके आना चाहते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये सोशल सिक्योरिटी का एक बोल सकते हैं टॉपिक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि क्वारंटीन में जो बेसिकली बंद पड़े हुए थे और लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं घूम पा रहे थे, तो उनका अच्छे से अच्छा पूरा तरीके से ध्यान रखा जाए, इस तरीके का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बेसिकली दिया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि FATF की मीटिंग में इंडिया ने हाईलाइट किए हैं जो पाकिस्तान के एक्शंस इंडिया के अगेंस्ट में रहे, यानी कि जैसे पुलवामा अटैक रहा, 26/11 का अटैक रहा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई हैं और आग्रह किया है कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए पाकिस्तान को। अभी पाकिस्तान फिलहाल में FATF की ग्रे लिस्ट में है। इस FATF की फुल फॉर्म बेसिकली ये है फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स। ये वर्क करती है बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस रहे, टेरर फंडिंग रहे, बेसिकली उनको ऑब्जर्व करती है, और इस तरीके की जो कम्युनिटीज़ रहीं, ऑर्गेनाइजेशंस रहीं या देश रहे, उनको बेसिकली हाईलाइटेड करती है। और अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और अगर वो ब्लैक लिस्ट में हो जाता है तो उसकी जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी अदर बाहर का दूसरा नेशन उसमें जाके इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जो बाकी की वहाँ पे जो अ, एक तरीके से बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो पूरी तरीके से बोल सकते हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक ही बात हो गई वैसे फाइनेंशियली और एक मेंटली भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी चीज़ें अगर FATF उसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देता है। हमारे लिए बस अभी इम्पोर्टेंट इतना ही था कि पाकिस्तान के इनएक्शंस को गिनाया है इंडिया ने, FATF की मीटिंग में उन चीज़ें सामने रखी हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कहाँ की बेस्ड, मतलब किस कौन से एरिया में बेसिकली ये बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कितने मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है कि पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है, उसमें एंटायर जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाया है, और गुजरात का भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अपने एरिया में दिखाया है। गुजरात का मेनली बेसिकली जूनागढ़ को हो इंक्लूड किया है अपने पॉलिटिकल मैप में। अगर हम बात करें वहाँ पे, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में खुद तो अमन शांति है नहीं है। बलूचिस्तान का एरिया रहा या खैबर खतून का जो एरिया है, जो बेसिकली बोलते हैं पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे बेसिकली खुद शांति नहीं है। वो क्लेम कर रहा है इंडियन टेरिटरीज को अपनी टेरिटरी। वहाँ की जो बलूचिस्तान है वो उससे अलग होना चाहते हैं। वहाँ पे एक बोल सकते हैं एक केओस कंडीशन बनी हुई है, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अपने इंटरनल सॉल्यूशंस को ना देख के, ना मतलब इंटरनल सॉल्यूशंस ना लाके बाहर के लिए और ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है। तो क्या ही बोलें पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, करीब 24 मिलियन चिल्ड्रन ड्रॉप आउट देखने को मिल सकता है स्कूल से बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, ऐसा यूनेस्को ने बोला है। 24 मिलियन का, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो देखने को मिल रहा है वो बोला जा रहा है कि गर्ल्स का होगा, और इसकी वजह से जो दिक्कत अराइज होगी वो ये होगी कि गर्ल्स एंड यंग वुमेन आर लाइकली टू बी डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा बिकॉज ऑफ स्कूल क्लोजर्स और बिकॉज ऑफ द ड्रॉप आउट।
और उसकी वजह से वो वनरेबल हैं चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी और जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसी चीज़ों के लिए। ऑब्वियसली बात है, जब उनका ड्रॉप आउट हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएंगे, तो घर वाले उनके बेसिकली इस टाइम पे कंडीशन यही अराइज होती आती है कि वो चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, और एक जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो देखने को मिलता है। तो यूनेस्को ने एस्टिमेट किया है करीब 24 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ जो है वो ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा ड्यू टू इकोनॉमिक, सॉरी, ड्यू टू पेंडेमिक लाइक सिचुएशन अराइज ड्यू टू कोविड, यानी कि कोविड 19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज होगी उसको मद्देनज़र देखते हुए। और ये काफ़ी एक मतलब डिस्टरबेंस भी क्रिएट करेगा सोसाइटी में के अंदर, एक और बोल सकते हैं एक डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर, एक नया एक तरीके से बोल सकते हैं डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा, एक जेंडर बेस्ड वायलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से सामने आएंगी, इस कोविड 19 की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से भी। ये सारे रीजंस बेसिकली दिखाए हैं यूनेस्को के एक नई जो एस्टिमेशन आया है, नई रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ में देखें तो श्रीलंका में आज पोल्स हैं, यानी कि अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो देखते हैं कि राजपक्ष की जीत के आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाद में देखेंगे कि क्या क्या होगी, किसकी गवर्नमेंट बनती है और इंडिया के साथ किस तरीके के रिलेशंस फर्दर हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि चाइना ने एक्यूज़ किया है यूएस को कि वो बुली कर रहा है टिकटॉक को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं, टिकटॉक को बेसिकली बैन करने की वहाँ पे बात चल रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर्न किया है, लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हेजबुल्ला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी लोकेशन, तो एक बार हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में इसराइल और लेबनान की अगर वो देखें डायरेक्शन, तो देख सकते हैं इंडिया के वेस्ट में जाके है ईरान के, और ये मेडिटेरियन कंट्री है इसराइल। इसराइल में अगर हम बात करें, कैपिटल है जेरूसलेम, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट्स ये डिस्प्यूटेड एरिया है इसराइल के अंदर, और तल अवीव में इंडियन एम्बेसी है, यानी कि इंडियन एम्बेसडर तल अवीव में। अगर हम लेबनान की बात करें तो बैरूट इसकी कैपिटल है, और बैरूट में कल ही एक एक्सप्लोसिव हुआ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है। अभी तक जो है ऑफिशियली 10 का ही डाटा आया है कि 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हालत बेकार हुई है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव की वजह से घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, मलबे के नीचे कितने लोग अभी दबे हैं, क्या सिचुएशन है, कैसी है, वो अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल के आया है। तो लेबनन बेस्ड जो हेजबुल्ला जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, उसको वॉर्न किया है बेंजामिन नेतन्याहू में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन जो है मेडिटेरियन सी से कोई बाउंड्री टच नहीं करता है, और जॉर्डन और इसराइल के बीच में है ये डेड सी। तो हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी अगर हम देखें तो ये रहा हमारा इंडिया यहाँ पर, साथ में पाकिस्तान, जहाँ पे इतने ज़्यादा एक नया मैप जो निकाला है। तो इस वाले रीजन में यहाँ पे सर क्रीक लाइन के पास जो जूनागढ़ तक का एरिया है वो भी नए पॉलिटिकल मैप में उसने इंक्लूड किया है, और हमारे जम्मू कश्मीर टेरिटरी को भी अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है। अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान रहा, तो ये बलूचिस्तान रहा, ये बेसिकली ये वाला एरिया जहाँ पे अभी फोकस्ड है दल बदिन वाला ये। और अगर हम बात करें खैबर पास के पास जो एरिया है अफगानिस्तान से जो टच होता है, तो यहाँ पे बेसिकली वो ये सब इंटरनल डिस्प्यूट्स वहाँ पे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनको ना देखते हुए पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप निकाला है जिसमें गुजरात का भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस ले रखे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे जगदीशन। उन्होंने जो उनका कार्यकाल अभी स्टार्ट हो जाएगा। नाम है जगदीशन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक के न्यू सीईओ और एमडी जगदीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी बैंक और ऑटो स्टॉक्स की वजह से सेंसेक्स में 2% का हायर देखने को मिला है। रिलायंस परसेंट 7% उठा, और एचडीएफसी बैंक 4%। नेक्स्ट अगर हम और देखें चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं,
उसको देखते हुए तो लाइफ इंश्योरेंस कैन इशू ई डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसा आईआरडीए ने उनको एक्सप्लेन किया है कि लाइफ इंश्योरेंस को अब ई डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हार्ड कॉपीज जो होती हैं वो इंसान रख के भूल जाता है तो नहीं पता रहती है, तो ई डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अब उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक नई इंपॉर्टेंट यही न्यूज़ है। नेक्स्ट हम अपने आज के एडिटोरियल देखते हैं कि एडिटोरियल में क्या क्या चीज़ें बेसिकली आई हैं। तो इधर बात करी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप का, जो अभी रिसेंट में H1B वीज़ा के लिए जो बैन लगाया है उसके ऊपर बोला जा रहा है कि वापस से जो हेटफुल स्पीचेस रहे या ट्रॉप्स रहे तो वो वापस से दोहराए जा रहे हैं, और इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो बेसिकली जॉब्स चुरा रहे हैं। तो अभी अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो अगर बेसिकली इंडिया रहा या चाइना रहा या और जो फॉरेन कंट्रीज के वर्कर्स रहे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में वहाँ इंक्लूड यानी कि इजाफा करते हैं यूएस के। तो ये चीज़ कहना गलत होगा कि जो फॉरेनर्स हैं वो बेसिकली यूएस की जॉब खा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें वही सब क्रिटिसाइज किया गया है, पुराना जो एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी पहले भी इस तरीके के एडिटोरियल देखने को मिले हैं, तो वही सब बातें इसमें दोहराई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, तो इसमें अभी रिसेंट में तमिलनाडु ने बेसिकली बोल दिया है कि वो अपने जो उनका टू लैंग्वेज फॉर्मूला है उसी को फॉलो करेंगे, जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको वो बेसिकली वो अलाउ नहीं करेंगे तमिलनाडु के अंदर। वो यही सब बातें इसमें बोली गई हैं कि पళनिस्वामी जो है वो हमेशा से क्या बेसिकली बोले, अगर तमिलनाडु ने हमेशा से इसका विरोध किया है कि हिंदी को एज अ वहाँ पे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए, क्योंकि और बोला जाता है कि इस तरीके के एक दबाव भी नहीं बना चाहिए कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनके ऊपर हिंदी ज़बरदस्ती थोपी जाए। तो यही सब चीज़ें हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा एक पेनफुल प्रपोजल भी रहा है। अगर जो तमिलनाडु के सीएम ने बोला कि ये हमारे जो है कलेक्टिव सेंटीमेंट्स हैं, तमिलनाडु पीपल्स के कलेक्टिव सेंटीमेंट्स हैं, और वो एक पेनफुल दर्शा रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसी को आगे लेके आए। और जहां पर बात पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हिंदी को जबरदस्ती थोपना एक कहीं भी वाजिब नहीं है, और वो हमेशा से अपनी टू लैंग्वेज पॉलिसी जो उनकी तमिल और इंग्लिश रही है उसी पे बेसिकली वर्क करेंगे, और उस पर भी उसी को आगे लेके चलेंगे। वो कि कोई एक लिंक नहीं करना चाहते हैं या अपोज नहीं करना चाहते हैं, बस वो उनका यह है कि 80 सालों से हम यही फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी हम यही करेंगे। बेसिकली यही सब चीज़ें बातें इसमें बोली। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल इसमें बात करी जा रही है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली बात करी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। जो अनचेक प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी अराइज कर रहे हैं, और इस तरीके से किसी को भी उठा के डिटेंशन में डाल देना ये भी गलत है। उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका जो हनन है उनका एक हनन हो रहा है। और जो एक तरीके से अभी तक 3G वहाँ पे बैन कर रखा है, सिर्फ 2G अलाउ कर रखा है, 4G तो दूर की बात है। तो ये भी एक गलत चीज़ है कि उन्हें इंफॉर्मेशन बेसिकली जो उनके हाथ में होनी चाहिए, जो वहाँ के जो वैली में जो लोग रह रहे हैं उनके हाथ में एक जो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न की बात है। अगर हम बात करें तो बेसिकली जिस टाइम से पिछली बार 5 अगस्त से लेके बिल पास किया था, उस टाइम पे राज्यसभा ने और लोकसभा ने एक ही दिन में ये बिल पास कर दिया था। तो और जो इसका जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा था उसे हटा दिया गया था, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो उस टाइम पे जब आर्टिकल 370 हटाया तो काफ़ी ज़्यादा हाउस अरेस्ट में रखा गया, डिटेंशन में रखा गया, और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को तो अभी तक भी डिटेंशन में डाल रखा है। तो कहीं ना कहीं वो बातें यही बोली जा रही हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो यूज़ किया जा रहा है वो गलत तरीके से करा जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देना एक फ्यूचर इवेंट्स जो अच्छे हो सकते थे और ज़्यादा सिचुएशन वहाँ के लोग वो संभाल सकते थे उनको ही काट देना, तो ये उनके ह्यूमन राइट्स का हनन है। उनको आज़ादी नहीं दी जा रही है पूरी तरीके से, और जो वहाँ पे अभी तक नेट जो बैन कर रखा है वो कहाँ तक वाजिब है, 1 साल पूरे होने को आ चुके हैं, और अभी भी भले ही बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे शांति है और अच्छी सिचुएशन लाइक कंडीशन बन चुकी है, लेकिन सिर्फ कह देना से बातें
से काम नहीं चलेगा, एक बार उन्हें जाके खुद भी चीज़ें देखनी चाहिए और प्रॉपर रेगुलेट करनी चाहिए वहाँ पे चीज़ें। यही सब बातें बेसिकली इसमें बोली जा रही हैं, और जो मेन फोकस है वो ह्यूमन राइट्स पे बेसिकली दिया जा रहा है कि उनका हनन हो रहा है। और दो चार इसमें और एग्जाम्पल्स भी लिए हैं कि ह्यूमन राइट्स के हनन में सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या वर्डिक्ट्स रही इस टाइम पे प्रीवियसली पूरे अभी तक, और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट्स ने गाइडलाइंस भी दी सेंटर को कि इस तरीके को चीज़ें लेके चले, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं दूसरी तरीके के पैंतरे उन्होंने आजमा के उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। यही सब बातें बेसिकली इसमें बोली जा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सारे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, जो एडिटोरियल्स थे, वो सारे कवर कर लिए। होप आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।